नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। लव जिहाद अध्यादेश पर बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार किया यूपी सरकार से। कोर्ट ने जवाब मांगा, 4 जनवरी तक देना होगा जवाब। 3 जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थी। 7 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होनी है। तो लव जिहाद आपने देखा कि सरकार अध्यादेश लेकर आती है और राष्ट्रपति जो राज्यपाल है उनकी मंजूरी भी मिल जाती है और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से मना किया। यूपी सरकार से कोर्ट ने जवाब मांगा है। इस अध्यादेश को, इसकी संवैधानिकता को विभिन्न आधारों पर चुनौती दिया था। माननीय चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और पीयूष अग्रवाल साहब की बेंच के सामने आज मामला सुना गया। स्टेट की तरफ से मनीष गोयल साहब जो एडिशनल एडवोकेट जनरल अपीयर हुए और कोर्ट ने स्टेट से डिटेल काउंटर मांगा है, जवाब मांगा है और अगली तिथि सुनवाई के लिए 7 जनवरी नियत किया है। सर्वेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। सर्वेश, ये पूरी खबर बताइए। सर्वेश, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो इस खबर को बताइएगा। इस खबर के बारे में ये बताना चाहेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये अहम फैसला है और इसमें जो है अध्यादेश जो है उसको चुनौती दी गई थी और ये कहा गया था कि सुप्रीम के अंदर 3 अलग अलग याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर दाखिल की गई थी और चीफ जस्टिस की बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई की है। फिलहाल कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है, जिससे राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। 4 तारीख तक राज्य सरकार को इस मामले में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करना है और 7 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। जी बिल्कुल। तो इसमें एक जो पॉइंट है आप, मैं चाहूंगी उसे क्लियर करें कि सरकार को भी जवाब देने को कहा गया है, वो क्या पहलू है? देखिए, सरकार को इसमें जवाब देना है कि आखिर किस आधार पर जो है सरकार यह अध्यादेश लाई है। दरअसल लव जिहाद की जो घटनाएं बढ़ रही थी यूपी में, कानपुर सहित कई शहरों में घटनाएं आई थी और बड़े पैमाने पर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के बाद इस मामले में ये कहा जा रहा था कि उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है और राज्य सरकार ने इस मामले को लेकर धर्मांतरण अध्यादेश लाई है सरकार, जिसको राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और उसे को इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3 अलग अलग याचिकाओं में चैलेंज किया गया था और इस मामले में राज्य सरकार की ओर से जो है उनके सरकारी अधिवक्ताओं ने दलीलें दी हैं और ये कहा है कि सरकार ये मानती है कि अध्यादेश जरूरी है क्योंकि हिंदू लड़कियों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया जा रहा है। सर्वेश, दो बातें हैं, मैं चाहूंगी आप उसे स्पष्ट करें ताकि दर्शकों को कंफ्यूजन ना रह जाए। एक तो ये कि ठीक है, सरकार का सबसे बड़ा तर्क, क्योंकि पहले कोर्ट की तरफ से बात आती है कि भाई शादी के लिए धर्म परिवर्तन जो है ये सही नहीं है, सिर्फ शादी के लिए। दूसरी बात ये कि सरकार भी ये बात कहती है कि बिल्कुल शादी के लिए जिस तरह से मामले बढ़े और एकदम से हमने देखा कि खूब मामले आ रहे थे, तो सरकार ये कदम उठाती है। तो फिर ये विवाद होता है कि भाई निजता का जो अधिकार है, अपनी मर्जी का जो अधिकार है, उस पर चोट की जा रही है और अलग अलग जगहों से अपनी आवाजें सुनी। तो अब जो है कोर्ट जो ये बातें कह रही है, इसे आप हमें समझाइए, सरकार के लिहाज से भी और जिन्होंने याचिकाएं लगाई थी उनके लिहाज से भी। देखिए, मैं साफ करना चाहूंगा, दोनों 2 बातें हैं। कोर्ट ये भी कहती है कि अगर 2 व्यक्ति हैं जो कि बालिग हैं तो वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन निर्वहन कर सकते हैं, चाहे वो एक ही धर्म के हों या अलग अलग धर्म के हों। लेकिन वहीं पर कोर्ट ने दूसरी ओर ये भी माना है कि जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता शादी के लिए, या कोई सिर्फ शादी का लाभ लेने के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। एक बात यह है कि संविधान ने जो हमको स्वतंत्रता दी है किसी भी व्यक्ति के अधिकारों के, उसके तहत आता है कि कोई भी बालिग व्यक्ति अपने पसंद के जीवन साथी को चुन सकता है। और दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि क्या किसी को शादी के लिए वो अगर वो अनुचित लाभ एक तरह से लेने के लिए धर्म परिवर्तन करता है या मजबूरी में किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है जबरन। तो दोनों तो अलग अलग बातें हैं, इसलिए कोर्ट का दोनों मामलों में अलग अलग डिसीजन है। और राज्य सरकार जो अध्यादेश लाई है वो अध्यादेश इस बात पर लाई है कि कई शहरों में ऐसे घटनाएं सामने आ रही थी कि बड़े पैमाने पर हिंदू लड़कियां थी, पहले मुस्लिम लड़के उनको प्रेम जाल में फंसाते थे, उसके बाद उनसे शादियां कर रहे थे और कई जगहों पर उनको यातनाएं झेलनी पड़ रही थी या उन पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा था। तो कुल मिलाकर इन 2 बातों को समझना जरूरी है। सरकार का तर्क, क्योंकि ये बात कही भी गई कोर्ट की तरफ से कि भाई ये गलत है कि किसी को सिर्फ शादी के लिए आप उसका धर्म बदले या फिर उसका शोषण हो। दूसरी बात ये कि हाँ, किसी का अधिकार है, अगर वो अपनी मर्जी से कोई किसी के साथ रहना चाहता है, शादी करता है, तो वो भी जो है उसका भी हनन नहीं होना चाहिए। 7 तारीख को अगली सुनवाई होगी, जवाब जो है 4 जनवरी तक देना होगा। तो 7 तारीख का इंतजार कीजिए, चीजें और साफ हो जाएंगी।
बिजनौर से खबर आ रही, लापता बच्ची बरामद हो गई है। ई रिक्शा से गायब हुई थी बच्ची। पुलिस ने मासूम को बरामद कर लिया है। गुरुवार शाम को बच्ची लापता हो गई थी, तो ये बच्ची बरामद हो गई है, ये अच्छी बात है। गुरुवार शाम को ये बच्ची बरामद हुई थी। बिजनौर से खबर है, ई रिक्शा का इस्तेमाल उसने किया लेकिन वो गायब हो जाती है। तो ये बच्ची आप तस्वीरें देख रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज जिसका सामने आया था, लेकिन अब ये बच्ची बरामद तो हुई है। अब ये जवाब तलाशने जरूरी है कि बच्ची कहाँ गई थी, कोई लेके गया था बहला फुसलाकर, या गलती से कई बार हम देखते हैं कि बच्चे भटक जाते हैं, तो रास्ता भटक गई थी, रिक्शा उसे जहाँ का लेना था उसने कहीं और का ले लिया क्या, या फिर कोई बच्ची को बहका कर ले गया। इस बारे में भी जो है हम अपडेट्स इकट्ठी कर रहे हैं। मैं हरा धन मैं गुल्लक लेने गई थी और इल्मा हरा धनिया लेने रुक गई थी, तो मैंने उससे कहा पहले मेरे साथ चल, तो वो गई नहीं थी, उन्हें मना कर दिया था, तो मैं आगे को चली गई। और जब मैं लेकर आई तो उन्हें एक आदमी का हाथ पकड़ रखा था, और जब वो जूस वाली दुकान है वहाँ रिक्शा खड़ी थी, रिक्शा में बैठा कर ले गया। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद कस्बे में 16 तारीख के अपराह्न में एक 8 वर्षीय लड़की गायब हुई थी। 363 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया था। स्थानीय पुलिस बल स्वाट सर्विलांस टीम द्वारा उसकी तलाश की गई। आज वह लड़की बरामद हुई है। पूछने पर बताई कि सलीम चचा ले गए थे, और सीसीटीवी फुटेज से भी यह मालूम हुआ कि वह लड़की किसी गार्जियन की तरीके से हाथ उंगली पकड़ करके जा रही है ई रिक्शा से। फिर आगे की बात पता नहीं चली। पूछताछ पर लड़की ने किसी अपराध या किसी अन्य चीज़ की हादसे की बात नहीं बताई है। लड़की स्वस्थ प्रसन्न गार्जियन के साथ में है। उसका मेडिकल परीक्षण एवं अन्य जांच पड़ताल करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। शकील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शकील, अब देखिए ये बड़ी अजीब सी बात हो जाती है कि बच्ची, अब क्योंकि पुलिस की हमने बात सुनी, उन्होंने कहा कि चाचा के साथ थी, बच्ची भी बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन परिवार अगर शिकायत करता है गुमशुदगी की, तो अब यहाँ पर निकल के क्या बात आ रही है? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि लड़की अपनी बहन के साथ गई थी बाजार में, और जैसे ही वो अपनी बहन के साथ गई तो दूसरी बहन से थोड़ी दूरी पे वो लड़की लापता हो गई, और सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई, जिसमें एक रिक्शा वाला उस लड़की को बिठा कर लेके जा रहा है। वो सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई। उसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। आज अभी की रिसेंटली ये घटना है कि पुलिस ने लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है, और पुलिस बाकी आगे की मामले पे जांच पड़ताल कर रही है। एसपी धर्मवीर सिंह का भी कहना है कि लड़की की जांच पूरी कराई जा रही है, और लड़की का जो चाचा है वो उसको लेके गया था। तो अब ये पूरे मामले की पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है। एक सवाल मेरा बहुत छोटा सा रहेगा आपसे, अगर ये सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आती तो फिर कुछ और बात भी सामने आ सकती थी, क्योंकि सीसीटीवी आया, पुलिस को हेल्प मिली, नहीं तो कुछ मिसहैपनिंग भी हो सकती थी, ऐसा अंदेशा भी जताया जा रहा है? अभी अंदेशा जताया जा रहा है कि कुछ भी हो सकता था, क्योंकि आजकल जो छोटी बच्चों के साथ घटनाएं हो रही है उसको लेके पुलिस प्रशासन भी परेशान था, और पीड़ित लड़की के जो परिजन है वो भी बहुत परेशान थे। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन पुलिस की इस हमें कहें कि तत्परता के लिए जो है तारीफ वाकई करनी होगी, क्योंकि देखिए सीसीटीवी फुटेज था तो बहुत हेल्प मिली, और परिवार अगर शिकायत करता है तो इसका मतलब परिवार को डर था कि बच्ची के साथ कहीं कुछ दुर्घटना न घट जाए। खबर लखनऊ से आ रही है। 4 अपहरणकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। युवक को अगवा कर मांगी थी फिरौती। बदमाशों ने 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, और पुलिस ने अगवा युवक को बरामद कर लिया है। फिरौती मांगने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। कैसरबाग के युवक को अगवा किया गया था, तो यहां पर भी पुलिस ने एक बेहतरीन काम किया है। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इन्होंने 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। एक व्यक्ति को इन्होंने अगवा किया, और उसके बाद ऋषभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, 15 लाख की रकम भी बहुत बड़ी है। ये 4 लोग कौन थे, क्या जानकारियां आई हैं इनके बारे में? देखिए, अभी तो ये बताया जा रहा है कैसरबाग का रहने वाला युवक है जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह में गाना गाने का काम करता है। वो 4 दिन से लापता था, और उसके पिता के फोन पे फिरौती का मैसेज आता है, जिसके बाद पुलिस जाती है। बागपत से रिकवर किया गया है ये लड़का भी, और 4 लोग हैं जो बताया जा रहा है कथित तौर पे अपहर्ता हैं जिन्होंने फिरौती मांगी थी। और पुलिस अभी कुछ देर बाद इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, खुलासा करेगी कि आखिरकार ये वाकई अगवा करके फिरौती वसूलने का मामला या इसकी कहानी कुछ और है। सोर्सेज अभी जो बता रहे हैं इसमें कोई लेन देन का मामला भी सामने आ सकता है। तो कुछ देर में पुलिस
इसका खुलासा करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। तब तक का इंतजार करना होगा क्योंकि अभी शुरुआती थ्योरी ये है कि भाई अपहरण किया गया और 15 लाख रुपए मांगे गए थे। क्या खुद ही कोई स्टोरी बनाई? इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है। मेरठ से बड़ी खबर आ रही है। मेरठ में हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। तहखाने में चल रही थी हथियारों की फैक्ट्री। तमंचे, रिवॉल्वर, पिस्तौल बरामद किए गए हैं। एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर देखिए, तहखाने में ये वेपन्स की, हथियारों की फैक्ट्री चला रहे थे। अब ये सवाल भी है कि क्या ये 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में हो सकता है, या इसके लिए हमें कहें कि काफी लंबे समय से चल रही थी, किसी की नजर नहीं पड़ी। अब सवाल ये भी कि नजर नहीं पड़ी है, जानबूझ के इग्नोर किया हुआ था। निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, सवाल यही, एक तो इस पूरी फैक्ट्री के बारे में बताइएगा, क्या क्या बरामद हुआ, कितने लोग, और एक बात और कि क्या ये 2-4 दिन में फैक्ट्री लगाई जा सकती है ऐसी? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। न्यूज़ 18 यही सवाल खड़ा कर रहा है कि फैक्ट्री क्या 2-4 दिन से चल रही थी या पिछले काफी लंबे समय से चल रही थी। एसटीएफ ने इस रेड मारकर खुलासा किया है, तो आखिर स्थानीय पुलिस इसमें क्या कर रही थी? मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र में ये फैक्ट्री चल रही थी और इसमें 2 ऐसे शातिर गिरफ्तार हुए जिनका ताल्लुक पहले से ही हथियारों की तस्करी से रहा है। रईस मुल्ला दिल्ली में भी गिरफ्तार हुआ था, जिसके बाद अब एक बार फिर मेरठ में वो एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया और उसके पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। जो तमंचा है उसकी कीमत 5,000 रुपए, पिस्टल की कीमत 30,000 रुपए और रिवॉल्वर की कीमत 25,000 रुपए। यानी वेस्ट यूपी के बड़े जो बदमाश है उनको और दिल्ली के जो गैंग्स हैं उनको ये हथियार सप्लाई कर रहे थे और पहले से ऐसा करते रहे हैं। पुलिस की निगाह हमेशा इन पर बनी रही। दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ था और उसके बाद अब एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। तो ये स्थानीय पुलिस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या कर रही थी पुलिस? क्या उन्हें जानकारी नहीं थी? आखिर वो बीट कांस्टेबल क्या कर रहा था जो उस जगह की पल पल की जानकारी रखता है, जिसे जिम्मा दिया गया है? तो आखिर एसटीएफ ही अगर इन मामलों में इंटरफेयर करेगी तो ही ऐसे मामले खुलेंगे, तो स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। तो इस पूरे मामले में अब एसटीएफ ने खुलासा किया है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है और साथ ही साथ और इनके जो गुर्गे हैं उनकी तलाश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, आप वेपन्स बनाते हैं, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, तो वो सिर्फ एक जगह पे तो पॉसिबल है ही नहीं। और फिर कौन कौन से लोग जुड़े हैं, अभी 2 लोग गिरफ्त में आए हैं, बाकी तक पहुंचने की कोशिश एसटीएफ कर रही है। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। छात्र नेता कॉलेज की छत पर चढ़ गए। छात्र संघ के चुनाव की मांग कर रहे हैं छात्र नेता अजय कुमार सिंह और मोहित यादव छत से कूदने की धमकी दे रहे हैं। चुनाव की तारीख घोषित करने की ये मांग कर रहे हैं और अपनी मांग मनवाने का इनका तरीका जरा देखिए। ये छत पर चढ़ गए हैं और धमकी दे रहे हैं कि ये कूद जाएंगे अगर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ तो। क्या यही तरीका है? जरा देखिए तस्वीरें। स्टूडेंट्स क्लास के अंदर अच्छे लगते हैं, ना कि इस तरह से छत पर बैठे हुए। और क्या ये ब्लैकमेलिंग नहीं मानी जाएगी, दबाव बनाने की कोशिश नहीं मानी जाएगी? तो सवाल ये भी कि क्या इन्होंने बाकी जो तरीके हैं बातचीत के, अपनी बात रखने के, वो ट्राई किए? तो हम लोग की मौत का कारण कॉलेज प्रशासन को भी ये बता देना चाहता हूँ, अगर स्थिति की घोषणा नहीं हुई, आज की डेट में नहीं हुई, तो हम लोग की मौत का कारण कॉलेज बता देना चाहता हूँ, अगर स्थिति की घोषणा नहीं हुई, आज की डेट में नहीं हुई, तो हम लोग की मौत का कारण कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन होगा। निमेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। निमेश, ये पूरी खबर जरा बताइए। संपर्क टूट गया, बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन छात्र संघ के चुनाव की ये मांग कर रहे हैं स्टूडेंट्स और आपने सुना कि अगर इनकी जान जाती है तो प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा। निमेश, क्या आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ? शायद संपर्क नहीं हुआ है। तो ये बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। देखिए, छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर 2 स्टूडेंट्स कॉलेज की छत पर बैठ गए हैं, मांग कर रहे हैं कि चुनाव कराए जाएं और तारीखें जो हैं जल्द से जल्द तय हो। उधर प्रयागराज में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा एक्शन जारी है। अतीक गैंग के हिस्ट्री शीटर पर कार्रवाई की जा रही है। बिना नक्शे के पास किए गए घर को गिराया जा रहा है।
सर्वेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, जिस तरह से साम्राज्य खड़ा किया गया, नए दिन हर दिन हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ ध्वस्त हो रहा है क्योंकि नियमों को ताक पर रखा गया, बताइएगा। तो है तो बहुत बड़ा। देखिए, निश्चित तौर पर आज एक बड़ी कार्रवाई प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से की जा रही है और माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जो मुहिम है वो लगातार जारी है और संगम नगरी प्रयागराज में ये 34वीं कार्रवाई है अपराधियों के खिलाफ। हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर अतीक गैंग का जो मेंबर है और फरहान, उसका ये अवैध निर्माण था जिसको आज यहाँ पर पीडीए ने जमींदोज कर दिया है। और आप साफ तौर पर इस मलबे को देख सकते हैं। 250 वर्ग गज में ये मकान था और यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ पर कोई यहाँ पर जो है चू नहीं कर सकता और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है अभी जेसीबी मशीनों से। अभी ये कार्रवाई यहाँ पर पूरी हुई है और देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर पुलिस फोर्स ही यहाँ पर तैनात है। और अगर फरहान के बारे में बात करें तो ये धूमनगंज थाने का हिस्ट्री शीटर है और इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड हुआ था उसका ये मुख्य आरोपी भी है। और ये इस समय जो है इसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और ये जो मकान है जिसको आज ध्वस्त किया गया है इसका नक्शा नहीं पास था और इसका विधिक ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था प्रयागराज। वो इमारत दिखाई जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। जी हमारे जी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर विशेष कार्य अधिकारी हैं सत शुक्ला जी। सर बताएं कि किस आरोपों में ये कार्रवाई की गई और कौन सी कार्रवाई है पीडीए की है? ये प्रदेश सरकार का नीतिगत निर्णय है। पूरे प्रदेश में समस्त अपराधियों, माफियाओं, हिस्ट्री शीटरों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाइयां की जाएं, जिसके क्रम में जनपद प्रयागराज में आज कार्रवाई की जा रही है। ये कुख्यात अपराधी फरहान का अवैध निर्माण है, अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य है, वर्तमान में जेल में निरुद्ध है, राजूपाल हत्याकांड के मुख्य अभियुक्तों में से एक है। इसके द्वारा प्लॉट एरिया लगभग 700 वर्ग गज में अवैध निर्माण कराया गया था। तो भारी पुलिस बल के साथ और प्रशासन के सहयोग से आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा इसको पूरा डिमोलिश किया। क्या नियमों की अनदेखी थी, क्या अनियमितता थी इस निर्माण को लेकर? भवन मानचित्र स्वीकृत नहीं था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया। इसके और भी ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर और कार्रवाई और होगा, सारी डिटेल्स मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा और कार्रवाइयां भी आगे होती रहेंगी। इसके अलावा अगर बात करें तो ये करीब कितनी इसकी लागत रही होगी और कब का बना हुआ ये मकान था? ये कुछ वर्ष पूर्व का निर्माण है। ये लगभग 10-15 साल पुराना बना निर्माण है और ये ठीक, तो 10-15 साल पुराना ये निर्माण था लेकिन नियमों की अनदेखी की गई थी। बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, कहीं मत जाइएगा। और राम मंदिर निर्माण को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चंपत राय कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। तो फिर से उसकी नाप तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्यूबिक फीट नाप रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं। ये कार्य चल रहा है। पत्थरों का क्लीनिंग का काम भी साथ साथ चल रहा है। मंदिर के निर्माण का दायित्व तो हमने क्यूबिक फीट नाप रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं। ये कार्य चल रहा है। पत्थरों का क्लीनिंग का काम भी साथ साथ चल रहा है। मंदिर के निर्माण का दायित्व तो हमने भारतवर्ष की एक प्रतिष्ठित कंपनी लार्सन टुब्रो को सौंपा है। माननीय अशोक सिंघल अपने जीते जी लार्सन टुब्रो के अधिकारियों को मिलने गए थे और कहा था आप जैसी ही कंपनी इसको बनाए। उन्होंने स्वीकार किया था। उनको याद था, इसलिए एक ही निवेदन पर उन्होंने उसको मान लिया और ये निवेदन स्वयं नृपेंद्र मिश्रा जी ने किया। उन्हें आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश कैडर के 1967 बैच के आईएएस अफसर हैं। वो मुलायम सिंह और कल्याण सिंह दोनों के ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं और अभी 2014 से 2019 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। वो हमारे ट्रस्ट में इस कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरपर्सन है, मुखिया है। तो नृपेंद्र मिश्रा जी के निवेदन पर लार्सन टुब्रो एकदम सहमत हो गए और लार्सन टुब्रो ने मई के अंतिम सप्ताह से आकर वहां काम करना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी कंपनी काम करेगी तो उनके काम के साथ साथ उनके साथ कोई सलाहकार कंपनी रहने की व्यवस्था रहती है। ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट में होता है, उसको पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट कहते हैं। तो हमने पीएमसी के रूप में टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स को चुना है। तो टाटा भी इक्विवेलेंट
रिस्पेक्ट की, बराबरी के सम्मान की एक कंपनी है। दोनों में योग्यतम लोग हैं। हमारी ओर से भी एक बहुत ही सीनियर इंजीनियर्स की टोली वहां काम कर रही है। उसमें महाराष्ट्र औरंगाबाद से पधारे श्री जगदीश आफले हैं, जो आईआईटी मुंबई के एमटेक हैं और लगभग 40 साल से कंस्ट्रक्शन का काम ही करते हैं, सिविल इंजीनियर हैं। प्रतापगढ़ के राजेंद्र त्रिपाठी हैं, जो लगभग 29 से 30 साल तक समुद्र में कुएं गलाकर तेल निकालने का एक्सपर्टाइज है, रिगिंग मशीन का, रिग मशीन जिसके आधार पर पाइलिंग होता है। मदुरई के काली मुत्तू हैं, वो भी लगभग 30 साल का क्वालिटी कंट्रोल का, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का उनका अनुभव है। और एक अविनाश नागपुर से आए हैं, वो भी सिविल इंजीनियर हैं, कंस्ट्रक्शन के अनुभवी हैं। और आपको अच्छा लगेगा ये सुनकर, ये सभी लोग सेवा करने आए। सरकारी भाषा में उनको अवैतनिक कहा जाता है। और वेतन तो हम किसी को दे ही नहीं सकते, भगवान के पास तो देने के लिए अगले जन्मों के लिए आशीर्वाद हो सकता है बस। ये सब सेवा कर रहे हैं वहां पर। और इनकी पात्रता, योग्यता लार्सन टुब्रो और टाटा के इंजीनियर्स के इक्विवेलेंट नहीं तो कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि उनसे सीनियर बहुत हैं। इसी के साथ साथ आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी गुवाहाटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के वैज्ञानिक, और टाटा और एलएनटी और हमारे सब लोग मिलकर एक टेक्निकल टीम है जो इस समय फाउंडेशन पर स्टडी कर रही है। और इस टेक्निकल टीम को हेड करते हैं प्रोफेसर वीएस राजू, जो आईआईटी दिल्ली के रिटायर्ड डायरेक्टर हैं, काफी एजेड है। संयोग ऐसा बना है कि जहां मंदिर बनना है, आप भी जानते हैं, सरयू नदी का किनारा है। गर्भगृह के पश्चिम दिशा में नदी का प्रवाह है। हमारे पास इसरो ने मानचित्र भेजे, या हमने इसरो से निवेदन किया हमारे लोगों ने कि आप मानचित्र दीजिए कुछ। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे, कहीं पे जाएगा।